तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वेलर स्टार नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 180 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि क्या क्या हो चुका है, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। और अब फिर देखा था कि कैसे पैलेस ऑफ टू रियल्म्स ने लू फेंग को इन्विटेशन दिया होता है। लू फेंग चला जा चुका होता है सीधे एम्पर चू से मिलने के लिए। और यहाँ पे एम्पर चू को भी सारी बातें पता चल जाती हैं। वो सारी इन बातों को जानकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पैलेस ऑफ टू रियल्म्स तो सच में बहुत ही जल्दी मूव्स को चलती हैं। तुम अभी भी सिर्फ एक केओस टू रियलम ट्रांसेंडेंट के बीइंग हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं। और यहाँ तक कि वो उन्हें तुम्हें युआन ट्रेजर साइट पर भी भेजने को तैयार हो चुके हैं। ये तो बहुत ही जनरस ऑफर है। ये सुनकर लू फेंग भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके मास्टर उसे जनरस कह रहे होते, मतलब कि ये ऑफर सच में अच्छा था। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और ऐसा उसे लू फेंग को लग रहा होता है टू एम्पर चू की बातों से। और यहाँ पे एम्पर टू कहते हैं कि हाँ ये सही है, जो रिसोर्सेज है वो टू एंशिएंट किंगडम्स में वो मेनली रॉयल फैमिलीज के हिसाब से रिजर्व की जाती हैं। नॉन रॉयल फैमिलीज को मेरिट को अर्न करना पड़ता है ताकि वो एक्सचेंज कर सके और वो इन सारी चीज़ों को पे कर सके, और यहाँ पे बाकी लोगों को नहीं मिलता है। और यहाँ पे लू फेंग इन सारी चीज़ों को समझ जाता है कि वहाँ पे वाइस पैलेस मास्टर ने झूठ नहीं कहा था कि ये सिर्फ पैलेस रॉयल मास्टर्स को ही, रूरल फैमिलीज को ही मिला करता है। और असल में ये रूल बनाया ही गया होता है एंचेस्टर्स के द्वारा ही कि यहाँ पे सिर्फ उनके रॉयल फैमिली को ही मिलेगी। अब देखो ऐसा होगा भी क्यों ना, अगर लू फेंग ही एंचेस्टर है तो वो भी यही चाहेगा ना कि वहाँ के जो उसके रॉयल फैमिली है वही सिर्फ उसके सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। बाहर के बंदे को तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो यहाँ पे इतनी आसानी से फ्री के रिसोर्सेज को ले ले। ये तो होता है, ये लाजमी है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इन सब के बारे में, और वो उसे सारी चीज़ें बता रहे होते कि कैसे यहाँ पे रॉयल फैमिलीज़ ने इन सारे रूल्स को बनाया होता है। और ये रॉयल फैमिलीज़ के एलाइट्स इन सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर रॉयल फैमिली के अगर बनने चाहें तो ही शेयर्स को मिल सकता है। और गॉड किंग्स जो कि रॉयल फैमिली में हैं उन्हें ही गॉड किंग्स की तरह देखा जा सकता है। और नॉन रॉयल फैमिलीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी तो होती है, लेकिन उसको मेरिट पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। ये थोड़ा सा फेयर एक्सचेंज भी है। अब इसके बाद एम्पर चू लू फेंग की तरफ स्माइल देखते हुए कहते कि देखो तुम चाहे मेरे डायरेक्ट डिसाइपल क्यों ना हो, मैं यहाँ पे सिर्फ अपने खुद से ही तुम्हें बेनिफिट दे सकता हूँ। मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं जो मैंने खुद से कमाए हैं उसे ही तुम्हें दे सकता हूँ। यहाँ तक कि लू फेंग फ्यूचर में चाहे वो यहाँ पे 72 ब्लेड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन इनहेरिटेंस को ही क्यों न ले, या फिर 8 ट्रिब्यूलेशन लाइफ फॉर्म्स ऑफ गॉड किंग लेवल्स के ही विल को क्यों न ले, ये सभी लू फेंग को खुद से खर्च उठाने पड़ेंगे। और टू एंचेस्टर फेयर एक्सचेंज में बिलीव करते थे, इसी कारण ये सब हो रहा था। अब देखो यहाँ पे बहुत ही लंबी चौड़ी फिर से भाषण देने लू फेंग को कि देखो यहाँ पे सिर्फ अच्छे लोगों की ही भलाई होती है। और यहाँ पे वो लू फेंग को सारी चीज़ें समझाने लगते हैं कि कैसे इन सब को मैनेज किया जाता है। और फिर वो ये भी बताते हैं कि देखो यहाँ पे तुम्हें देने को तो मैं भी रिसोर्सेज दे सकता हूँ, और मैं उनमें से कुछ पार्ट्स को भी क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं भी वहाँ के एंचेस्टर के अंदर डेप्ट कर्ज के अंदर मौजूद हूँ। और वो बताता है कि ये सभी 13 रॉयल एम्प्रेस ट्रू लिनेज के द्वारा ही सारे सिक्योर किए जाते हैं। मतलब कि देखो अभी जो एक गॉड किंग है एम्पर चू, वो भी कर्ज के तले दबे हुए हैं इन सब के अंदर। वो भी अभी तक अपने कर्ज को अदा नहीं कर पाए हैं। वो इन सब चीज़ के बारे में और भी बताते हैं कि देखो यहाँ पे उनके पास ही अथॉरिटी है, वो चाहे तो अगर मिलकर फैसला करे तभी तुम्हें दिशा सकती है, वरना तुम नहीं कर सकते हो। जिसके बाद वो ये भी बताते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि तुम अगर वहाँ के पवेलियन को ज्वाइन करोगे तो तुम वहाँ पे अच्छे से रिसोर्सेज को ले पाओगे, लेकिन ये याद रखना कि तुम गॉड किंग जब बन पाओगे तो तुम्हारी फ्रीडम को छीन ली जाएंगी, और वो तुम्हारे फ्रीडम को ही तुमसे छीन लेंगे। तुम्हें उनके सारे पे नाचना होगा। देखो जो टू रियलम प्लेस होता है वो सच में पावरफुल रियलम प्लेस होता है, लेकिन वहाँ के रूल्स में लू फेंग को बन जाना पड़ेगा। मतलब ये कि लू फेंग अपने मर्जी से कुछ काम को नहीं कर पाएगा। वहाँ से लू फेंग को जो टास्क मिलेगा वो लू फेंग को करना ही करना है। लू फेंग की मनमानी नहीं चलेगी। भले ही उसे कल्टिवेशन के रिसोर्सेज मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे गॉड किंग्स के लिए सबसे बड़ी उसकी चीज़ फ्रीडम होती है। लू फेंग इस चीज़ को समझता था और कहता है कि मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पे वो कहता है कि मास्टर क्या मुझे उस पैलेस
पैलेस ऑफ टूरियम्स को ज्वाइन करना चाहिए। हम एम्परर चू कहते हैं नहीं, यहाँ पे तुम्हें ज्वाइन नहीं करना चाहिए, भले ही वो पावरफुल हो लेकिन फिर भी वहाँ पे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि उस सारी चीज़ों को, मतलब वो सारी जितने भी सीक्रेट्स सोसाइटी बनते हैं वो यहाँ पे बाहर के लोग होते हैं और वो बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं। वो ये बताता है कि ये सारे मैरिड लॉर्ड्स को भी फॉलो करते हैं और वो कहते हैं कि ये आउटसाइडर ऑफ वर्ल्ड के द्वारा फॉर्म की गई है। मतलब ये समझ लो ये केज, यहाँ पे एक मैंने पहले भी आपको केज का कॉन्सेप्ट समझा रखा है कि केज आके इस वर्ल्ड में क्या, जैसे देखो अब लू फेंग पहले ओरिजिनल यूनिवर्स में था, तो ओरिजिनल यूनिवर्स भी एक लू फेंग के केज के जैसा हो गया। लू फेंग वहाँ से रीइंकार्नेट होता है, तभी जाके वो ऑरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट में आकर रह पाता है। अब देखो ऑरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट को भी एक केज की तरह दिखाया जा रहा है, मतलब इससे भी बाहर के कोई पावरफुल बीइंग्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे देखो गॉड किंग्स के आगे तक के हमें लेवल्स के बारे में जिक्र दिखाया ही नहीं गया अभी तक, लेकिन हमें पता है कि गॉड किंग के भी ऊपर लेवल्स मौजूद होते हैं। ये सभी इस केज के बाहर बिलोंग करते हैं और यही लू फेंग को वो समझा रहे होते कि देखो यहाँ पे ये सभी जितने भी सीक्रेट सोसाइटी है वो सभी केज के बाहर वाले, मतलब आउटसाइडर के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए होते हैं। आउटसाइडर वही जो इस केज के बियॉन्ड आते हैं। लू फेंग यहाँ पे कंप्लीटली शॉक हो जाता है, लेकिन वो समझाते हुए कहते चिंता मत करो, वो आउटसाइडर भले ही हैं लेकिन जब भी वो यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे तो उनकी जो पावर्स है वो सप्रेस कर दी जाएगी। हमारे सुप्रीम लॉज के हिसाब से उनकी पावर उतनी नहीं रह जाएगी, वो सप्रेस होकर सिर्फ अपने गॉड किंग के फर्स्ट स्टेज पे ही रह पाएंगे। तो लू फेंग ये जानकर राहत की सांस लेता है, क्योंकि गॉड किंग के फर्स्ट स्टेज ज़्यादा लू फेंग के लिए खतरनाक नहीं था। लू फेंग चाहे तो उससे फाइट बैक कर सकता था, लेकिन यहाँ पे वो ये भी जानता था कि जब वो इस केज से बाहर निकलेगा तो वहाँ पे कितनी ज़्यादा पावरफुल बंदे मौजूद होंगे। वहाँ पे वो लू फेंग को सारी चीज़ें समझाने लगते हैं जो कि फिर से बकवास चलने लगी होती हैं, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। जहाँ पे वो यही सलाह देते हैं कि तुम्हें उसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है। यहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि देखो लू फेंग तुम अभी जवान हो, तुम्हें गैम्बल नहीं लेना चाहिए, तुम्हें आज़ादी से जीना चाहिए और भले ही तुम यहाँ पे ऐसा कर रहे हो लेकिन तुम्हें उन आउटसाइडर के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। तो लू फेंग इसकी बातें मानता है, लेकिन यहाँ पे लू फेंग का सबसे मेन बड़ा प्रॉब्लम था कि लू फेंग को मेरिट पॉइंट्स कमाने थे और यहाँ के जो भी गॉड किंग्स के इनहेरिटेंस से चाहे या फिर कोई और इनहेरिटेंस वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। कुछ तो मिलियंस में थे, मिलियंस मतलब 100 मिलियंस, और कुछ तो बिलियंस में चले जाते हैं। वहाँ पे लू फेंग के लिए यही था। तो ये सुनकर एम्परर चू कहते हैं कि मुझे इसके बारे में सोचना होगा, सोचते हैं, और तभी उनके आइडिया में एक ख्याल आता है। लू फेंग से कहते हैं कि देखो यहाँ पे तुम्हें मेरिट पॉइंट्स कमाने हैं ना, तो यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि एंशिएंट 2 किंगडम्स के बीच में बॉर्डर पड़ता है, जहाँ से लू फेंग ने ब्लड स्पीड के लिए फाइट की होती है वहीं पे। और वहाँ पे वो कहते हैं कि देखो वहाँ पे कई सारे ट्रेजर्स भी बॉर्न करते हैं और वहाँ पे सिर्फ केओस रियल्म के कल्टीवेटर्स दोनों किंगडम्स के आपस में फाइट कर सकते हैं और वहाँ पे गॉड किंग्स का आना सख्त मना ही है, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ केओस रियल्म के बंदे ही आ सकते हैं। और जबकि तुम केओस रियल्म में आ चुके हो, इतना ही नहीं बल्कि तुम फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफ द केओस रियल्म में गिनती में आते हो, तो तुम्हारी पावर अनडाउटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने वाली है। और वो कहता है कि तुम शायद यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे जाके शायद ट्रेजर्स को ले सकते हो, तुम आसानी से उन ट्रेजर्स को एक्सचेंज करके मेरिट पॉइंट्स में एक्सचेंज कर सकते हो। उनकी कुछ ही ट्रेजर्स उनको मेरिट पॉइंट्स में तब्दील करोगे तो थाउजेंड्स ऑफ मेरिट पॉइंट्स में आ सकते हैं। और तुम अगर वहाँ पे एक इरा भी रहोगे, एक इरा में 100 टाइम्स भी फाइट करोगे, तो तुम आराम से 10,000 ऑफ मेरिट पॉइंट्स भी इस 100 इरा में एक्यूमुलेट कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम 10s ऑफ मिलियंस भी मेरिट पॉइंट्स तक कर सकते हो। वन अगर और भी ज़्यादा रहोगे तो तुम आराम से बिलियंस ऑफ मेरिट पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकते हो। और ये टिपिकली देखा जाए तो ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम फ्रिक्वेंटली कितने ज़्यादा ट्रेजर्स को लूटने के लिए जाते हो। अब ये लू फेंग के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ था, क्योंकि केओस रियल्म में आखिरकार लू फेंग का कौन ही मुकाबला कर सकता है, वहाँ पे गॉड किंग्स भी नहीं आ सकता है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हें सक्सीड होना पड़ेगा, कई सारे डजन्स ऑफ अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे ताकि तुम वहाँ पे इन सब को कर सको, ताकि तुम आराम से उन सारे ट्रेजर्स को ले सको। वो तुम्हारे खिलाफ तो अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। जिसके बाद वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम अभी भी अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ताकि तुम आराम से ब्रेक थ्रू कर सको।
और अब फिर यहाँ पे वो ऐसे ही सारी चीज़ें उसे बता देते हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें वो ये भी चीज़ बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, और वो उसे सारी चीज़ें मतलब इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से ट्रेजर होती हैं, कौन कौन सी कब बॉर्न लेती हैं। मतलब जैसे ब्लड स्पीड गार्ड्स को ही अगर लूफिंग उसको एक्सचेंज करता तो उसे भी अच्छे खासे मेरिट पॉइंट्स मिल सकते थे, और ऐसे ही अलग अलग चीज़ें मौजूद होती हैं। और वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो कि उन्होंने कलेक्ट की होती है कि कब कब ट्रेजर्स बॉर्न होते हैं लूफिंग को दे देता है। और यहाँ पे लूफिंग अपने पास 9 बिलियन ब्लैक रिवर्स की पावर से उस जगह पे जाने वाला था, और इतने से कोई भी लूफिंग को रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ पे दिखाया जाता है एंशिएंट थंडर किंगडम को, जहाँ पे वॉल्यूम 4 के बॉर्डर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक एंशिएंट ट्री बॉर्न होने वाला था। वो फर्स्ट फ्रूट ट्री कहलाता है, और ये ट्री असल में 196 एपिक्स के बाद यहाँ पे बॉर्न किया जाता है, जिसमें से एक फ्रूट निकलता है जो कि वन ब्लडलाइंस के लिए बहुत ही अच्छा होता है कल्टीवेशन के लिए। और यहाँ पे कई सारे केओस वेलम्स के वॉरियर्स जो कि यॉनफेंग किंगडम से मौजूद होते हैं, वो सभी यहाँ पे आए हुए होते हैं। थंडर किंगडम के भी बंदे मौजूद होते हैं ताकि वो यहाँ पर के उन सारे फ्रूट्स को सीज कर सके, और यहाँ पे सभी पीक लेवल केओस वेलम वॉरियर्स आए हुए होते हैं। दिखाया जाता है कि वो सभी कुछ बहुत दिन से इंतजार कर रहे होते हैं, साथ में उन्होंने फॉर्मेशन को भी कंट्रोल किए हुए था ताकि कोई भी बाहर से आके उसे ले ना सके। और यहाँ पे तभी वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है, और वहाँ पे दिखाया जाता है कि कई सारे बंदे भी आए हुए होते हैं, लेकिन वहाँ पे तभी एक ओल्ड मैन आ जाता है जो कि ग्रे रॉब में होता है, और वो वहाँ के सारे 8 फ्रूट्स को ले लेता है। मतलब देखो वहाँ पे जो प्रोड्यूस हुए होते हैं 8 फ्रूट्स, उन सबको ले लेता है। अब 8 फ्रूट्स की जो कीमत होती है वो लगभग 8000 मेरिट पॉइंट्स में टोटल होती है। यहाँ पे इन सब से वो ले सकते हैं। दिखाया जाता है कि थंडर किंगडम ने भी री इन्फॉर्मेशन भेज दिया होता है ताकि वो उन फ्रूट्स को आसानी से ले जा सके। और दिखाया जाता है कि वो लोग खुश हो रहे होते हैं कि यहाँ पे उनके पास ये सारे बड़ी आसानी से आ चुके होते, लेकिन तभी एक ओवरवेलमिंग फोर्स वहाँ पे चारों तरफ घिरने लगते हैं। ब्लैक रिवर चारों तरफ फॉर्मेशन बनाने लगती है, जो कि असल में कोई और नहीं लूफेंग होता है। उसकी पावर ऑलरेडी टेरिफाइंग होती है और कोई भी वहाँ से हिल भी नहीं सकता। दिखाया जाता कि वो एल्डर वहाँ से भागना तो चाहता था, लेकिन फिर भी वो भाग नहीं पाता, वो उस वर्ल्ड को क्रॉस ही नहीं कर पाता, क्योंकि लूफेंग ने अपने ब्लैक रिवर डोमेन को रिलीज कर दिया होता है। अब इस चीज को देखकर उस बुढ़े घुसट की तो दिल ही कांप गई होती है। वो समझ जाता है कि ये कोई और नहीं लूफेंग है, और ये देखकर उसके सामने बो करने लगता है। और यहाँ पे उसकी जरा से भी हिम्मत नहीं होती कि वो यहाँ पे लूफेंग को डिसरिस्पेक्ट कर सके। लूफेंग उससे कहता है कि चलो मुझे ये फ्रूट्स दे दो। वो उस एल्डर की तरफ देखने लगता है। अब वो बुढ़ा घुसट इतना ज़्यादा डर गया होता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता, और वो बिना किसी रेसिस्टेंट के लूफेंग को वो सारे फ्रूट्स दे देता है। अब यहाँ पे वो ये भी जानता था कि लूफेंग चाहे तो उसे बड़ी आसानी से मार सकता है, उसके वेपन्स, उसके ट्रेजर्स को जो कि उसने अपनी ज़िंदगी से भी प्यारी है, उन सबको वो आसानी से लूफेंग ले सकता था। इसी कारण वो बिना किसी रेसिस्टेंस के लूफेंग को वो सारे फ्रूट्स दे देता है। यहाँ पे वो कहता है कि अब यहाँ पे उसे राहत की सांस मिलती है कि उसने उस फ्रूट्स को दे दिया है, तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें उसके साथ नहीं होने वाली। जिसके बाद लूफेंग वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद उस बुढ़े घुसट की सांस में सांस आती है। यहाँ पे वो कहता है कि ये सेंट लुओ ही तो सच में मर्सीफुल है, जो कि हमें हार्म नहीं पहुँचाना चाहता है। वो बस यहाँ पे आया ताकि वो इस ट्रेजर्स को लेके जा सके। अगर यहाँ पे कोई और होता तो वो उन सबको भी मार के उसके सारे ट्रेजर्स को ले लेता, लेकिन लूफेंग इतना भी तो बुरा नहीं है, वो कमजोरों को बुली नहीं किया करता है। ऑफ कोर्स करता है लूफेंग, देखो जैसे अभी ही कर दिया, उस बुढ़े घुसट के सामने उसको लूट के चला गया। आखिरकार इसको क्या ही कहेंगे, लेकिन क्या करें, ये ऐसी ही वर्ल्ड है। अगर यहाँ पे तुम कमजोर होकर रहोगे तो तुम्हें हमेशा दबाया ही जाएगा। अब यहाँ पे वो सभी सब चीज़ों को देख पा रहे होते हैं, और कोई भी अब लूफेंग से पंगा नहीं लेना चाहता था, और सब लोग लूफेंग की पावर्स के बारे में अच्छे से जानते थे। अब देखो उन सब की राहत में राहत आ चुकी होती है, और यहाँ पे ये सब ऐसे ही आगे चल रही होती है। अब देखो कई सारे अफेयर्स ऐसे ही चलने लगते हैं, और हमें पता चलता है कि यहाँ पे और भी फ्रूट्स आने वाले थे। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही बार फ्रूट्स नहीं इरप्ट होंगे, बल्कि यहाँ पे और भी बार फ्रूट्स इरप्ट होने वाले हैं, और हर बार फ्रूट्स इरप्ट होंगे तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। और यहाँ पे जब भी वो सभी उन सबको लूटने के लिए आते हैं, यहाँ पे लूफेंग जाता है
और वहाँ पे उन सब के सारे फ्रूट्स को ही ले लेता है। मतलब समझ रहे हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मतलब जितनी बार हो रहा होता है उन सबको वो लूटते जा रहा होता है। और लगभग 8 फर्स्ट फ्रूट्स को तो लू फेंग ने पहली दफ़ा ही लूट लिया होता है। लू फेंग ऐसे ही कर रहा होता है, फर्स्ट एक्शन से तो कोई भी नाराज़ नहीं हुआ होता है, लेकिन ऐसे ही लू फेंग हर बार करता जा रहा होता है। और ये न्यूज़ सबके पास भी जाती है और जितने भी लियोन मार्कस फैमिली होते हैं वही जेनिस को जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है, लू फेंग ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि लू फेंग एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा आके ऐसा ही करता है, उन सब से आता है और उन सबको देना ही पड़ता है उन फ्रूट्स को। आखिरकार वो एक सबसे नंबर 1 ट्रांसेंडेंट बीइंग के सामने कर ही क्या सकते हैं सिवाय यहाँ पे अपने आप को समर्पित करने के अलावा। वो ऐसा ही करते हैं और फिर यहाँ पे सिलसिला ऐसा ही चलते रहता है। और बताया जाता है कि लू फेंग ने लगभग 15 टाइम्स तक ऐसा किया होता, मतलब 15 बार तक हर एक पीस ऑफ हेवनली ट्रेजर्स को ले लिया होता है, जो कि 1 लाख मेड पॉइंट्स के जितनी होती हैं, जिसको जानकर थंडर किंगडम्स के लूह के एक्शन को जानकर बहुत ही गुस्सा होती हैं और ये अलार्म्स के रूप में रेज होने लगते हैं, क्योंकि लू फेंग ने भी हदें पार कर रखी होती है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार थंडर किंगडम क्या करने वाला है, क्योंकि लू फेंग तो कुछ ज़्यादा ही हदें पार कर रहा है। 1 2 3 4 बार नहीं बल्कि 15 बार आके उन सबके हाथों से ही उन सबके सारे फ्रूट्स को लेके भाग जा रहा है। मतलब समझ रहे हो ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।